हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू। आज मैं आपके लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का भारतीय राजनीतिक चिंतन 2 का यूनिट 5 गांधी जी के स्वराज पर विचार को लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों, गांधी जी को कौन नहीं जानता है। गांधी जी पूरे विश्व में मशहूर है। चलो हम गांधी जी के ऊपर बात करते हैं। जीवन परिचय। मनमोहन दास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता तथा एक बहुत ही प्रमुख अहिंसावादी दार्शनिक थे। आप सब जानते हैं दोस्तों कि गांधी जी अहिंसावादी था। वो हिंसा पे विश्वास नहीं करते थे, वो शांतिपूर्ण व्यवस्था पे विश्वास करते थे। मनमोहन दास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में सबसे छोटे थे। तो देखते हो तो गांधी जी का स्वराज। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा का नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना शुरू किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उनके बाद उन्होंने यहाँ के किसान, मजदूर और नागरिक श्रमिकों को अत्यधिक भूमि पर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किए। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागदौड़ संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भर के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। जैसा कि आप सब देखते हैं दोस्तों और सब जानते भी हैं कि गांधी जी का और मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख और प्रसिद्ध नेता थे, इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले रंग का जो भेदभाव चल रहा था, रंग भेद जो चल रहा था, उसमें सत्याग्रह चलाया था एक तो। और दूसरा, जब गांधी जी भारत वापसी आए तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छेड़ दिया। और भारत में महिलाओं का अधिकार दिलाने, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण करने, आत्मनिर्भर के लिए अस्पृश्यता का विरोध, ये सभी आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए। इनमें विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह, इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्यापित
प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत के विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। ये हम सब जानते हैं दोस्तों गांधी जी के बारे में। चलो आगे बात करते हैं। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। अब तो दोस्तों काफ़ी लोग अब तो ये तो भूल भी गए होंगे, लेकिन जो हमारे उस टाइम का जो पहनावा था वो आज से बहुत अलग था, आज के टाइम से। उन्होंने सदा शाकाहारी भोजन और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। अतः 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। ये भी जानते हैं दोस्तों हम सब। गांधी जी का स्वराज, तो हम देखते पहले दोस्तों स्वराज का अर्थ क्या है। स्वराज का शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता होता है, लेकिन गांधी जी के स्वराज का अर्थ स्वतंत्रता के साथ साथ काफ़ी विस्तृत है। यद्यपि इस शब्द को लोगों का मानना है कि यह एक अतिवादी विचार है और कई विचारक इसे संभावित अराजकता और अव्यावहारिकता से जोड़कर देखते हैं, परंतु गांधी जी का स्वराज एकदम स्वदेशी है तथा अहिंसकवादी है, अहिंसावादी है। गांधी जी का मूल उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। यानी कि जो गांधी जी का जो मूल्य उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना, स्वराज यानी स्वतंत्रता को प्राप्त करना। स्वराज शब्द मूलतः उपनिवेशों से लिया गया, जिसका अर्थ स्वयं पर शासन या स्वशासन है। स्वराज के नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीति दोनों अर्थ माने जा सकते हैं। नैतिक व आध्यात्मिक रूप में स्वराज का अर्थ स्वशासन या आत्मनियंत्रण होना है, जबकि राजनीतिक रूप में स्वराज का अर्थ लोगों द्वारा अपना शासन स्वयं करना है। तो ये दो अर्थ लिया जा सकता है दोस्तों स्वराज शब्द का। अब देखते हैं दोस्तों गांधी जी के स्वराज पर क्या विचार था, गांधी जी ने अपने स्वराज पर क्या विचार प्रकट किए हैं, उन्हें देखते हैं। गांधी जी के स्वराज अवधारणा अत्यंत व्यापक है। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं, बल्कि इसमें संस्कृति व नैतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। यह राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग व मेल मिलाप पर बल देता है। शासन के स्तर पर यह सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। गांधी जी के स्वराज निर्धन का स्वराज है। यह आत्मसंयम, ग्राम राज्य व सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। जो गांधी जी का स्वराज है दोस्तों वो निर्धन का स्वराज है। गांधी जी का स्वराज का जो विचार था, उनका मानना था कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीति के स्तर पर नहीं, बल्कि स्वाधीनता प्राप्त स्तर पर विदेशी शासन स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि इसमें संस्कृति वो नैतिक स्वाधीनता के विचार भी निहित होना चाहिए। और गांधी जी का स्वराज को हम निर्धन का स्वराज कह सकते हैं। यह आत्मसंयम, ग्राम स्वराज और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। गांधी जी हिंसा तथा शोषण पर आधारित वर्तमान राजनीतिक ढांचे को समाप्त करके उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो व्यक्ति की सहमति पर आधारित हो तथा जिसका उद्देश्य अहिंसक तरीके से जन कल्याण में योगदान देना हो। जैसे कि दोस्तों उस टाइम जो शासन चल रहा था उसको समाप्त करके गांधी जी एक ऐसा शासन चाहते थे जिसे हम राम राज्य शासन कह सकते हैं। राम राज्य का व्यवस्था चाहते थे गांधी जी, जो लोगों के अहिंसा
के तरीके से चलाए और जन कल्याण के में योगदान दे, वो यानी लोगों के हित में ज़्यादा रहे काम करे। गांधी जी के स्वराज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है दोस्तों। राजविहीन समाज, गांधी जी राजविहीन समाज का समर्थक था। राजविहीन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं हम। गांधी जी के अनुसार अहिंसात्मक समाज राजविहीन होगा। वह राज्य का विरोध इस आधार पर करते थे कि न तो यह स्वाभाविक संस्था है और न ही आवश्यक है। उन्होंने दार्शनिक अराजकतावादी की भांति इस आधार पर राज्य को अस्वीकार किया। इस आधार पर राज्य का पॉइंट 1, राज्य हिंसा पर आधारित है। यह संगठित रूप से हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य की बल शक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति हेतु विनाशकारी है। एक अहिंसात्मक समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि गांधी जी का मानना था कि जो एक अहिंसात्मक समाज है उसमें राज्य की कोई आवश्यकता है ही नहीं, यानी गांधी जी राज्य बनाने के पक्ष में ही नहीं थे। गांधी जी के अनुसार राजनीतिक शक्ति साध्य नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में लोगों के विकास में सहयोग देने का साधन है। यह राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व द्वारा राष्ट्रीय जीवन का नियमन करती है। यदि राष्ट्रीय जीवन इतना परिपूर्ण हो जाए कि आत्म नियमित हो जाए तो किसी भी प्रतिनिधित्व का आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक अपना शासक स्वयं है। ऐसे आदर्श स्थिति में राजनीतिक शक्ति नहीं होती क्योंकि उसमें कोई राज्य नहीं होता। गांधी जी ने उसे प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति कहा है। यही राम राज्य है। टोल्स्टॉय ने इसे पृथ्वी पर परमेश्वर का राज कहा है। जो टोल्स्टॉय है दोस्तों वो एक विचारक है, राजनीतिक विचारक है। उनका मानना है जो गांधी जी का जो स्वराज है जो अहिंसा पे आधारित है और जो गांधी जी ने जिस राम राज्य का विचार प्रकट किया है वो पृथ्वी पर परमेश्वर का राज हो सकता है। यानी पृथ्वी पर कोई मानव का नहीं, स्वयं भगवान का राज होना चाहिए। ग्राम गणराज्य का संबंध, गांधी जी का ग्राम और गणराज्य का भी संबंध है दोस्तों, संघ है, वो देखते हैं। विचार दिया था इन्होंने इसके ऊपर। गांधी जी का राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज अनेक स्वशासित तथा आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय में विभक्त होगा। प्रत्येक ग्राम समुदाय का प्रशासन 5 व्यक्तियों की पंचायत चलाएगी जो ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होगी। हम देखते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो इसी विचार के अनुसार ये व्यवस्था किया गया है। जो गांव में जो ग्रामीण शासन जो है वो सीधी तौर पे गांव में जो रह रहे जनता है उनके द्वारा चुने जाएंगे और वो भी 5 व्यक्तियों को, जिसे पंचायती राज कहा गया था। ग्राम पंचायतों को विधायी कार्यकारी तथा न्यायिक शक्ति प्राप्त होगी। ग्राम पंचायतों में मंडलों के ऊपर जिला की तथा जिलों के ऊपर प्रांतीय होगी। सबसे ऊपर सारे राष्ट्रों के लिए केंद्रीय यानी संघीय पंचायत होगी। जैसे कि दोस्तों हम देखते अभी पर हमारे जो राज्य व्यवस्था है, हमारे अभी हिंदुस्तान में जो राज्य प्रणाली चल रहा है, जो राज्य व्यवस्था है, इसमें सबसे पहले देखते दोस्तों पंचायती राज। पंचायती राज्य के ऊपर जो पंचायत है, पंचायत के ऊपर कौन होता है? ब्लॉक, और इसका अध्यक्ष होता है BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके ऊपर है जिला, जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है दोस्तों राज्य के ऊपर हमारे केंद्रीय गवर्नमेंट यानी
सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ऐसे शासन व्यवस्था है वर्तमान में हमारे देश में। प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुरक्षा की दृष्टि से स्वावलंबी होगा। सैनिक शक्ति व पुलिस नहीं होगी। गांधी जी राज्य के अंदर सैनिक या पुलिस की आवश्यकता नहीं मानता था। गांधी जी का कहना था कि राज्य के अंदर सैनिक गतिविधि नहीं होना चाहिए, ना पुलिस होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने राजनीतिक दल का भी विरोध किया था। बड़े नगर, कानूनी अदालत, कारागार तथा भारी उद्योग नहीं होंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। प्रत्येक गांव स्वयं सेवी रूप से संघ से संबंध होगा। ग्राम में गांधी ने इसे वास्तविक स्वराज कहा था। गांधी जी ने इसे ही वास्तविक स्वराज कहा था। जो हमारे ये ग्रामीण व्यवस्था है, जो ग्राम और गणराज्य का जो सिद्धांत है, इन्हीं को गांधी जी ने वास्तविक स्वराज कहा था। आर्थिक विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकेंद्रीकरण पे दोस्तों गांधी जी के विचार देखते हैं। गांधी जी ने निजी संपत्ति के समापन के पक्ष में नहीं थे, किंतु आर्थिक समानता लाना चाहते थे। यानी दोस्तों जो गांधी जी था वो ना तो निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहता था और ना ही समाप्त नहीं करना चाहता था, बल्कि लेकिन वो आर्थिक समानता लाना चाहते थे। आर्थिक समानता से तात्पर्य है सभी के लिए पर्याप्त व संतुलित भोजन, आवास तथा तन ढकने के लिए खादी। ये उनका कहना था। वह स्वदेशी का पक्ष लेते हुए कुटीर व लघु उद्योग तथा खादी उद्योग के विकास पर बल देते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं पहले ही बात की है कि गांधी जी बड़े उद्योग, जेल, कारखाने ये आदि सब का विरोध करते थे, लेकिन जो कुटीर उद्योग है, घरेलू उद्योग, जैसे कि हम जो छोटा छोटा उद्योग हम घर में भी चला सकते हैं, उस उद्योग को, खादी का उद्योग, ऐसे पर गांधी जी ने बल दिया था इस उद्योग को विकास करने पे। गांधी जी ने भूस्वामियों तथा पूंजीपतियों की संपत्ति अधिग्रहण का समर्थन नहीं किया। ईसाई समाजवादियों की तरह वह पूंजीपतियों को मनोवृत्ति, प्रेम व अनुनय द्वारा परिवर्तन लाकर अपना आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे। पूंजीपति स्वयं को संपत्ति का स्वामी न समझकर ट्रस्टी या न्यायी समझे। यदि पूंजीपति ट्रस्टी बनाकर स्वीकार न करे तो कानून द्वारा राज्य को भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधन नियंत्रण कर लेना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मत था। सर्वोदय सामान्य हित या सर्व कल्याण की दृष्टि से गांधी जी ने सर्वोदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत ऐसी नीति का समर्थन करता है जिसका उद्देश्य जात पात, धर्म, संप्रदाय, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच आदि के भेदभाव मिटाकर समाज में सभी क्षेत्रों पर कल्याण कार्य को बढ़ावा देना है। यह परस्पर सहयोग व सद्भावन का विकास करेगा। गांधी जी के सर्वोदय का सिद्धांत राज्य के लक्ष्य का सिद्धांत है। उपयोगितावादी चिंतक बेंथम तथा जेम्स मिल जहां अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के पक्ष में थे, वहीं जॉन रस्किन ने सबसे अंतिम या उपेक्षित अल्पसंख्यक का पक्ष लिया। गांधी जी ने इन दोनों सिद्धांतों के समीक्षण से एक नया, यानी जो मिश्रण से एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे सर्वोदय या समाज के सभी लोगों के उत्थान या कल्याण का सिद्धांत कहा जाता है। बाद में विनोबा भावे ने इसी सिद्धांत का अनुसरण किया। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों हम
गांधी जी का स्वराज अराजकतावादी नहीं है तथा यह राजनीतिक होने के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक भी है, जिसके मध्य में समाज के सभी वर्गों के साथ साथ गरीब व वंचित वर्गों का भी व्यापक भला होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें कोई हिंसा नहीं होगी और सर्वोदय का सिद्धांत पूरा होगा। गांधी जी की वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की परिकल्पना अव्यावहारिक प्रतीक होती है। स्वयं गांधी जी ने इसे स्वीकार करते हैं, किंतु उनके राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, ग्रामीण स्वायत्तासी व्यवस्था और रोजगार स्वदेशी आदि संबंधी विचारों के महत्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके सत्याग्रह, स्वराज तथा सर्वोदय के सिद्धांत का राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके जो सत्याग्रह, स्वराज तथा सर्वोदय के जो सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारतीय राजनीतिक दर्शन में। ये था दोस्तों हमारे गांधी जी के स्वराज के ऊपर विचार। जो गांधी जी का स्वराज हमने देखे, उनके गांधी जी के जीवन परिचय देखे है, उसके बाद गांधी जी के स्वराज के ऊपर विचार, उनके विशेषताएं, उनका निष्कर्ष। तो ये था दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरा सभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे सारी वीडियो आप लोगों तक सीधी पहुंचे। धन्यवाद।